आज तक पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है क्योंकि संजय राउत की पत्नी को ईडी ने समन जारी किया, जिसके एक दिन बाद सामना में केंद्र की मोदी सरकार पर किया गया है बड़ा हमला। सामना में कहा गया कि मोदी राज में आम जनता से जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। इससे पहले संजय राउत ये ट्वीट करके पूछ रहे थे, आज देखे जरा किसमें कितना है दम। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा है। पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ा यह मामला, जिसमें 50 लाख का एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो वर्षा राउत के खाते में हुआ है और उसी को लेकर ये नोटिस ईडी की तरफ से भेजा गया है। लेकिन इस बीच अब इस पूरे मामले पर राजनीति गर्माती जा रही है क्योंकि बदले की कार्रवाई इसे संजय राउत और शिवसेना बता रहे हैं। और आज सामना में जो लेख छपा है उसमें केंद्र की सरकार को यह कहते हुए घेरा है कि जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। उद्धव ठाकरे के बेहद विश्वस्त और मातोश्री के बेहद करीबी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा। तो अब इस बात को लेकर शिवसेना, एनसीपी ये नाराज हैं। ईडी की आड़ में राजनीतिक बदले की आवाज बुलंद हो रही है। आज इसी पर हमारी खास बहस होगी जिसमें तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मुद्दा यही कि आखिर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज को मोहरा बनाया जा रहा है। जब राज्य सरकार किसी मुद्दे पर कार्रवाई करती है तो वो जांच का हिस्सा, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसीज जांच करें तो आखिर बदले का रोना क्यों शुरू हो जाता है? तो इस पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते हैं कि इस मुद्दे पर किस किस्म का राजनीतिक महाभारत दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की सरकार पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना और जांच एजेंसियों को सियासत के साथ जोड़ने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना, कांग्रेस या राष्ट्रवादी दल न करे। जितने भी कोशिश करें ये सरकार अस्थिर होने वाली नहीं है। सरकार डटकर इसका मुकाबला करेगी। निश्चित तौर पर अभी जो ईडी जैसी यंत्रणाएं जिनको पीएमएलए अंतर्गत काम करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, अब ये प्रिवेंशन ऑफ अपोजिशन लीडर्स एक्ट के अंतर्गत काम कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के खिलाफ काम कर रही है। इससे लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है ये साबित हो रहा है और जनता को भी ये सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ये इसका डटकर मुकाबला करेगी। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था? क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास से इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। 10 लाख लोगों के पैसे पीएमसी बैंक में फंसे हुए हैं। पीएमसी बैंक पुनर्जीवित होने चाहिए, ऐसे हमारे प्रयत्न है। उसी प्रकार से उनके लाभार्थी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। शिवसेनेचे प्रवक्ते याच्यावरती उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुखांना विचारून योग्य ते उत्तर देतील। त्याच्यावरती मी भाष्य करणं योग्य नाही। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ आ गए हैं, शिवसेना से हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं और मुंबई से साहिल जोशी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और माजिद मेमन साहब एनसीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, सबसे पहले आपके साथ ही मैं शुरुआत कर लूंगी क्योंकि सामना में लेख छपा है जिसमें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सामना में ये कहा जा रहा है कि जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। और क्या डिटेल्स आप इस पर जरा टिप्पणी कर दीजिए, फिर हम आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, लगातार सामना का अगर हम एडिटोरियल्स देखें तो लगातार किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार पर टीका टिप्पणी वहां पर हो रही है। खास करके किसानों के आंदोलन को लेकर ये भूमिका काफी तल्खी से वहां पर रखी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस को भी काफी उस पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यही बात संजय राउत और शिवसेना की तरफ से सामने रखी जा रही है। ये ईडी नोटिस को लेकर उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से संजय राउत हो या सामना में जिस तरीके से एडिटोरियल्स आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर जानबूझकर ईडी से उनको कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। बात सिर्फ संजय राउत ने नहीं, तो खुद उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में यह आरोप लगाया था कि किस तरीके से उनके लोगों को अब टारगेट करना ईडी ने शुरू किया है। इससे पहले प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के विधायक है उनको बुलाया गया था, उनके बेटों को बुलाया गया, और अब संजय राउत की पत्नी को ये तीसरा दरअसल समन्स भेजा गया है। पहले 2 समन्स उनको पहले भी जा चुके हैं। और एचडीआईएल के मामले में
ये समन्स भेजा गया है पूछताछ करने के लिए कि उनको जो अनसिक्योर्ड लोन मिला था, जो एक एक्यूज्ड है एचडीआईएल के मामले में, ईओडब्ल्यू के जो एक्यूज्ड है, उनके पत्नी से ये लोन उनको दिया गया था एक घर खरीदने के लिए। तो ये लोन उनके पास आया कैसे? तो ईडी इस मामले की जांच करना चाहती है, जो जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, कि जो पीएमसी बैंक और एचडीआईएल के भीतर जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच जो कर रही है ईडी, उसमें जो पैसा कमाया गया एचडीआईएल के डायरेक्टर्स के जरिए, क्या उसका फायदा संजय राउत को हुआ है क्या, वो जांच दरअसल ईडी करना चाहती है। और इसी के लिए ये समन्स तीसरी बार ये समन गया है, जिस बात की जानकारी साहिल दे रहे हैं। किशोर तिवारी जी, ईडी के समन पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आप देखिए, जब से बीजेपी और शिवसेना में ठीक है, एक सेकंड आपको रोक रहे हो। संजय राउत कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखो, ये सब पॉलिटिक्स है, जिनको पॉलिटिक्स करना है कर दीजिए। नोटिस नहीं मिली सर हमको अभी तक। पत्रकार मैं 2 बजे शिवसेना भवन में बात करूंगा। सर कोई नोटिस मिली है या नहीं? सर हिंदी में जानना चाहेंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, लेकिन राजनीति हो रही है इस मामले पर, ये कहते हुए आरोप यहां पर संजय राउत जी लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो है विशुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है और इसी पर चर्चा भी हमारी जारी है। तिवारी जी, बड़ा सवाल आपसे यही है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो उस पर इतना हंगामा क्यों है? नहीं, हंगामा तो इन्वेस्टिगेशन क्या करना है कर ले। संजय राउत ने कहा कि कोई शिवसैनिक इनके नोटिस को डरने वाला नहीं है, और संजय राउत ये मध्यम वर्गीय है, और ईडी 100 करोड़ 200 करोड़ 4000 करोड़ का एक मामला है, जिसमें 50 लाख का एक ट्रांजैक्शन है, जिसके बारे में वर्षा राउत बताएंगी। लेकिन वर्षा राउत केवल संजय राउत की पत्नी है करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे नहीं तिवारी जी, अगर एक मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी करना चाहती है, एक मामले की जांच अगर एक केंद्रीय एजेंसी करना चाहती है, जिसको लेकर पहले भी 2 समन जा चुके हैं, जिस पर पेश नहीं हुई वर्षा राउत, अगर अब तीसरा समन आया है तो ये कह देना जो संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, ये किसको चुनौती दे रहे हैं? वो इस तरह की भाषा का और इस तरह के रिएक्शंस का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने देंगे, लेकिन बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है, देखो यही किरीट सोमैया छुपते थे। अभी मैं बताता हूं कि 5000 करोड़ जो 10,000 डिपॉजिटर के हैं, एसडीआईएल के थ्रू जो साइफन आउट हुआ है, उसके सबसे ज्यादा लाभार्थी बीजेपी के नेता है। अगर ईडी को करना है तो जो मुंह छुपाने वाले किरीट सोमैया है, इनसे ही पूछो, उनको सब मालूम है। अब मैं बताना चाहता हूं तुमको कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब कर रही है और बदले के भावना से कर रही है, लेकिन कोई भी शिवसैनिक इनसे दबने वाला नहीं है। जनता ने अगर आपको मैंडेट दिया है, आपने जिन दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, अगर आपस में भरोसा सुदृढ़ है, तो फिर आपको किसी तीसरे से डर क्या? नहीं, डर का सवाल नहीं है। जिस तरीके से ओछी राजनीति की जा रही है, उसको हमने बताना भी नहीं। कैसी मीनाक्षी बात कर रहे हैं आप? अरे बीजेपी घटिया किस्म की राजनीति पे आ गई है। क्या निकला? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले माजिद मेमन जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि अगर एक केंद्रीय एजेंसी जांच करती है तो सीधे एक साथ ये कह देना कि वो बदले की कार्रवाई हो रही है, ये कहां तक सही है? इन्वेस्टिगेशन का इंतजार तो होना चाहिए। देखिए, ये संजय राउत या एकनाथ खड़से का महाराष्ट्र का जो मामला है ना, ये पहला नहीं है। देश में कई जगहों पर, कई राज्यों में विरोधी पक्ष के नेताओं को इस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विक्टिमाइज किया जा रहा था, जिसके बारे में लोगों के जहन में, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पक्ष के, सत्ताधारी पक्ष के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी के दिल में एक शक सा पैदा हो गया कि क्या ईडी या सीबीआई वगैरह जैसी सेंट्रल एजेंसियां हैं, इनका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वो शक आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे वारदातें जब होती हैं तो वो यकीन में तब्दील होता है। अभी इसका टाइमिंग देखिए आप,
एकनाथ खड़से की बात ले लीजिए आप। अभी राउत साहब तो ठीक है, ज्यादा कुछ बोल जाते हैं तो सेना का अपना तरीका है बात करने का, उसकी मैं अभी, मगर एकनाथ खड़से की बात लीजिए आप। इतना अरसे से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से की लड़ाई जो है, कोल्ड वॉर, वो चली आ रही है पिछले, जब तक वो बीजेपी में थे तब भी चली आ रही थी। हम देख रहे हैं, पिछले सारी जनता महाराष्ट्र की दिख रही है। लेकिन उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया तो उस वक्त उन्होंने तो पहले ही ये कह दिया था कि अगर ईडी आएगी तो मेरे पास सीडी है, तो वो तो सच साबित हो रहा है। तो ये टाइमिंग जो है ना, मैं टाइमिंग की बात, अभी संजय राउत के भी आप बता रही हैं कि वो तीसरा समझ गया है, चौथा जो भी है, मगर इस तरह से लोगों के दिमाग में शक व शुबह की गुंजाइश न हो और राजनीतिक तौर पर सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग न हो। टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि जब आपको राजनीतिक हिसाब बराबर करने होते हैं तो वहां पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। देखिए, केंद्रीय एजेंसियां अपनी आपराधिक प्रक्रिया का अनुपालन कैसे करेंगी, ये दाऊद और याकूब मेमन के वकीलों से पूछ के तो होगा नहीं। ये तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है। देखिए और ये संवैधानिक अधिकार जो है, ये संवैधानिक अधिकार जो है, मेनन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। देखिए ये क्या बात कर रहे हैं भाई, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी कंप्लेन करिए, ठीक है, एक सेकंड सुन लेते हैं, एक सेकंड सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी क्या ऐसा प्रेम शुक्ला जी प्लीज कोई पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दे पर बात करिए। बीजेपी पर लगातार आरोप ये लगाती आ रहे हैं विपक्षी दल, प्रेम शुक्ला जी लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि आप सेंट्रल एजेंसीज को कमजोर कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका इस्तेमाल कर रहे हैं आप। एकनाथ खड़से का वो उदाहरण दे रहे हैं, सुनिए तो सही प्रेम शुक्ला जी, वो एकनाथ खड़से का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक आपके दल में शामिल थे तब तक सब ठीक था, जैसे ही एनसीपी का उन्होंने रुक किया तो आपने उनके पीछे एजेंसीज लगा दी। ये प्रवर्तन निदेशालय की अपनी कार्यवाही का हिस्सा है, उससे राजनीति का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो दाऊद इब्राहिम के वकील हैं, उनको अनर्गल आरोप लगाने का संवैधानिक अधिकार भी है, उनको अनर्गल आरोप लगाने का अधिकार, शब्दों का प्रयोग। देखिए, अब बेवकूफ कह रहे हैं, मैं उनको गधा कह दूं, बहस खत्म हो गई। कौन दाऊद इब्राहिम का वकील है? देखिए, दाऊद इब्राहिम का वकील है। मैंने किसी का नाम लिया नहीं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, माजिद मेमन साहब मेरे गेस्ट हैं, आप प्लीज मुझे ऐसे बात ना करें, प्लीज रिस्पेक्टफुली बात करें प्रेम शुक्ला जी। मैं तो वो मुझे बेवकूफ कह रहे हैं, मैं आपको मुझे बेवकूफ कह चलेगा, वो अहमद कहे चलेगा। माफी मांगो, कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कौन सा गलत शब्द कहा? मेमनों का वकील कौन है मुझे बताइए, इकबाल मिर्ची का वकील कौन है बताइए, याकूब मेमन का वकील कौन है बताइए, इकबाल मिर्ची का वकील कौन है बताइए। मैं नहीं हूँ भाई, आप पता इकबाल नहीं है ना। मिर्ची का वकील। प्रेम शुक्ला जी मेरा आपसे सवाल ये है, मीनाक्षी प्लीज प्रेम शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए एक बार, ठीक है, एक सेकेंड। किशोर तिवारी जी प्लीज एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। किशोर तिवारी जी प्लीज रुक जाइए, माजिद मेमन साहब प्लीज एक सेकेंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन का टाइमिंग है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। जहां पर आपको अपने राजनीतिक हिसाब बराबर करने होते हैं वहां पर केंद्रीय एजेंसीज आ जाती हैं। बिल्कुल। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय किसको कब कैसे समन करेगा, ये किसी राजनीतिक दल से पूछ कर करने का किसी प्रकार का कोई विधान नहीं है। अब मुझे मेरी चाचली का बिल जो है तिगुना आ गया 3-4 महीने, मैं कह दूं ठाकरे सरकार मुझसे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है, तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं अनर्गल प्रलाप करने का भी संवैधानिक अधिकार विपक्ष की दलों को होता है। माजिद मेमन साहब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक समन अगर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार तो होना चाहिए ना उस बात पर। सीधे ये कह देना कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, ये कहाँ तक जायज है? पहले हमारे मित्र से कहिए कि अगर वो मुद्दे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो किसी पर व्यक्तिगत, अरे जरा खामोश रहिए, टिप्पणी नहीं की। अरे अच्छा, आपने मुझे प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। वो मेरे पीछे बोले जा रहे थे। अरे जरा सुनिए, देखिए हम फिर समय बर्बाद हो रहा है ना, मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए ये दोनों बोल रहे थे, मैं तो बोल ही नहीं। अरे जरा सुनिए भाई, जरा सुनिए, जरा थोड़ा सा कानों का भी उपयोग करें, जबान ही नहीं चलती, कैंची की तरह से जबान न चलाएं। न मैं दाऊद इब्राहिम का वकील हूँ, न मैं इकबाल मिर्ची का वकील हूँ। आप खामखा गलत फैक्ट क्यों मेंशन कर रहे हैं, काहे को मेंशन करते हैं आप, क्यों गलत बातें करते हैं? बहरहाल चलिए, उसको छोड़िए, अब आप मुद्दे पे आइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक नहीं 10 मिसालें मैं आपको दूंगा जहां भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने
ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है। टाइमिंग बिल्कुल एक भी नहीं किया है। अरे खामोश आपने दुरुपयोग किया, उसका तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने दुरुपयोग किया। प्रेम शुक्ला जी, अर्णब गोस्वामी के मामले में आपने दुरुपयोग किया, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस चंद्रचूड़ का ऑर्डर है। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, जस्टिस धर्मेंद्र चंद्रचूड़ का ऑर्डर। परिस्थिति ये यहाँ पर उभरती जा रही है, परिस्थिति ये उभर रही है कि इस तरह के प्रतिशोध की जब बात होती है कि जहां पर राजनीतिक हिसाब चुकाने होते हैं, इसमें कोई भी दल पाक साफ नहीं है। और परिस्थितियां इसीलिए बिगड़ रही हैं कि राजनीति के लिए अगर सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर आखिर देश और यहां पर परिस्थितियां किस दिशा में जा रही हैं। और अब बात किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति की। राहुल गांधी जिस तरह से इस राजनीति में एक्टिव हुए, उसी तरह से बीजेपी भी उन पर हमले करने के लिए एक्टिव हो चुकी है। राहुल गांधी के पुराने भाषण निकाले जा रहे हैं जिसमें वो कृषि सुधार की उन्हीं बातों की पैरवी करते दिख रहे हैं जिन बातों पर इन दिनों विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जिन कानूनों का राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिन बातों पर प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, उन्हीं कानून और उन्हीं बातों की वो पहले पैरवी करते रहे। 5 साल पहले का एक वीडियो वायरल है। लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था। इस भाषण में देश के किसानों की मजबूरी बताई थी, किसानों का हक मारने वाले बिचौलियों के बारे में बताया था। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। राहुल गांधी तब इस बात की वकालत कर रहे थे कि किसान अपनी फसल सीधे बेच सकें, बिचौलियों का खेल खत्म हो। लेकिन जब कानून लागू हो गया तो उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा। राहुल ने 5 साल पहले उस जादू के बारे में बताया था जिसमें आलू 2 रुपए किलो के रेट से किसान से खरीदा जाता है और 1 आलू 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में बिकता है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो दिखाकर पूछ लिया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी? पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। पहले तो मैं नड्डा जी और बीजेपी, आप दिन में भी रात में भी आपको राहुल गांधी सताता रहता है। आप कभी किसी दिन कोई दिन तो निकाल लो राहुल गांधी का नाम और लिखे कोई बगैर। हर रोज राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। आप अपनी बात करो ना, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो करेंगे, पर आपको पता नहीं पुरानी स्पीच कभी आगे स्पीच कभी पीछे स्पीच, इससे जान बचने वाली नहीं है। अगर आपने राहुल गांधी जी का सब कुछ मानना है, राहुल गांधी जी के कहने पे सब बिल लाने हैं, तो फिर भैया आप गद्दी छोड़ के गुजरात जाइए ना। राहुल गांधी के पुराने वीडियो पर कांग्रेस कितना भी बचाव करे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कृषि कानूनों पर उनके विरोध में सीधी सीधी राजनीति दिख रही है। क्योंकि सच्चाई सिर्फ ये नहीं कि खुद राहुल गांधी कृषि सुधारों की वकालत करते रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने इस पर चुनावी वायदा भी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही थी, जिससे किसानों को मंडियों के बंधन से मुक्ति मिले और वो अपनी फसल अपने हिसाब से जहां चाहे वहां बेचकर फायदा ले सके।
लेकिन आज जब इन्हीं बातों पर कानून बन गए और लागू हो गए तो कांग्रेस इन्हें किसानों के भले के लिए नहीं बल्कि इसमें उद्योगपतियों का भला बता रही है और यही आरोप लगाकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमले कर रही है। कांग्रेस में खुद को किनारे करने वाले राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। पीएम से लेकर मंत्रियों तक सरकार लगातार यही कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। आंदोलन के नाम पर कांग्रेस और वामपंथियों का एजेंडा चल रहा है। किसानों को भड़काने वाले यही लोग हैं जो सबसे बड़े कृषि सुधारों पर मोदी विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ये कोई तथ्यों को लेकर और दुष्प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि जो 3 कानून है इस तरह के कानून लेके आया जाए जो किसानों को मजदूर की तरह से बनाया जाए। उद्योगपतियों के पूरे हवाले कृषि क्षेत्र 25 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो उनके हवाले कर दिया जाए। तो ये दुष्प्रचार है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस देश के अंदर गैर जवाबदार विपक्ष है और वो किसानों के कंधे का उपयोग करके देश में अस्थिरता का वातावरण बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उनके चेहरे बेनकाब। किसान पॉलिटिक्स पर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार घेर रही है, लेकिन कांग्रेस भी किसान आंदोलन से बना बड़ा मौका चूकना नहीं चाहती। राजनीतिक मोर्चे पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उतरे हैं। राहुल गांधी ने आज भी आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन बीजेपी भी आंदोलन पर चल रही राजनीति को हर दिन एक्सपोज कर रही है। पुराने बयान और वीडियो निकाले जा रहे हैं। इसी राजनीति में 32 दिन से किसान आंदोलन फंसा हुआ है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में शिवसेना और केंद्र में बीजेपी के बीच इस वक्त टकराव की स्थिति क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि संजय राउत की पत्नी को ईडी ने समन भेजा है और ये तीसरा समन है जिसमें उन्हें तलब किया गया है। और ऐसे में शिवसेना कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई है। आज दोपहर 2 बजे संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और साथ ही उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो ये कह रहे हैं, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम। सामना में लेख लिखा गया जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है और इसमें वो ये कह रहे हैं कि जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव केंद्र सरकार कर रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर तिवारी जी, कुछ देर पहले फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जिस टाइम पर हो रहा है उसकी वजह से राजनीतिक दुर्भावना, बदले की कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा, शिवसेना का कब्जा है बीएमसी पर, कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा गया, उस पर तो हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। देखिए, ईडी 5,000 करोड़ के एक घोटाले के अंदर जो 4 साल से चल रहा था और जहां पे पूरा अनसिक्योर्ड पैसा कुछ लोगों ने ले लिया, 10,000 जो डिपॉजिटर है आप बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं। आपने पहले पड़ाव में भी यही बात की। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, अगर आप दूसरे पक्ष पर सवाल उठाते हैं तो आपका अपना पक्ष कितना पाक साफ है? आपको तो कोर्ट ने लताड़ लगाई ना, उल्टा ये कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए। जी, आपकी बात चुस्त दुरुस्त है। अगर आप हमने बदले की भावना से काम किया ऐसा बताते हैं तो आप प्रेम शुक्ला को पूछिए कि संजय राउत तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे, उनको नोटिस। तुमको एकनाथ खड़से छोड़ के जाएंगे, उनको नोटिस। तुम हमारे प्रवक्ता सरनाइक साहब को नोटिस देंगे। आप पूरी सीबीआई, एनसीपी और नहीं तो जिनके नाम आप गिना रहे हैं वो जांच से ऊपर हैं, उनकी जांच नहीं हो सकती? नहीं, जरूर हो सकती है, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए जो बीजेपी के नेता खा गए पीएमसी बैंक के, उनकी भी जो इंक्वायरी हो जाए ना।
उनकी इंक्वायरी हो जाए। किरीट सोमैया उनके लिए भी बोले, नाम तो उनके ही पास है। अरे जितना पैसा पीएमसी बैंक में बीजेपी वालों ने खाया है, और ये क्या 50 लाख का लेके बैठे। 2 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए तिवारी जी, आप फिर वही बात कह रहे हैं ना। यही सवाल मैं बार बार आपसे उठा रही हूँ कि जब आप दूसरे पक्ष के ऊपर सवाल उठाते हैं तो आपकी भी तो पिछली बातें खुलकर आती है ना। राज्य में अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप उसे कह रहे हैं कि ये एक्शन जरूरी था, राज्य सरकार ने किया, लेकिन केंद्रीय एजेंसी अगर वो काम करती है तो आप उसे बदले की कार्रवाई बता देते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है यहाँ पर? नहीं, ये दोहरा चरित्र नहीं है। कोई महाराष्ट्र को देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई गलत कंस्ट्रक्शन करेगा तो तोड़ना चाहिए। अब हमने क्या गलत किया या नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी महाराष्ट्र के कोर्ट ने बोला है तो उसके लिए यही आपने सबसे ठीक बात बोली है कि ये कोर्ट न्यायपालिका तय करेगी कि कौन पाक साफ है, कौन गलत है, कौन दोषी है। तो कम से कम उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक समन भर पर आप जिस तरह की तलवारें खींच देते हैं, उसी पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे पास एक आंकड़ा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर जिन बड़े नेताओं के ऊपर इस वक्त केंद्रीय एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, एक बार जरा वो ग्राफिक दिखाइए, फिर हम उसके बाद प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछेंगे। क्योंकि जो आरोप बार बार एनसीपी और शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर, कि आप जिस तरह की टाइमिंग में फंसाते हैं दूसरे लोगों को, वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। ये देखिए, पी चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस केस में उनके पीछे ईडी लगी है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड केस में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में थे। भूपेंद्र हुड्डा, जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है। वहीं मोतीलाल वोरा, कुछ दिन पहले उनका भी निधन हुआ एसोसिएट जनरल जमीन मामले में। शरद पवार, जिनको एमएससीबी केस में समन किया गया है। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया केस में। तो प्रेम शुक्ला जी देखिए, ये तमाम वो चेहरे हमने दिखाए जो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि इन सब पर केसेस चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो आपके विरोधी हैं। मीनाक्षी जी, इसमें किसी पर भी जो है विरोधी के नाते नहीं। पी चिदम्बरम का क्या एक्सिस मैक्स घोटाले में किसी प्रकार की भूमिका प्रथम दृष्टया नहीं है। प्रफुल्ल पटेल की क्या एयर इंडिया के मामले में सीएजी की रिपोर्ट से लेकर सीवीसी की रिपोर्ट से लेकर और उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। भाई जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन, चूंकि मैं विपक्ष में बैठा हूं इसलिए मुझे अपराध करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा क्या? आपराधिक प्रक्रिया का जो पालन है वो प्रक्रिया के ढंग से हो रहा है। अब उनका लोकतांत्रिक अधिकार, हर अपराधी, हर संदिग्ध, हर अभियुक्त अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताता है, स्वयं को निर्दोष कहता है। दाऊद इब्राहिम भी स्वयं को निर्दोष कहता है। प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है बार बार, ये सवाल इसलिए उठ रहा है बार बार क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसीज, प्रेम शुक्ला जी, जो केंद्रीय एजेंसीज इस तरह की केसेस चला रही हैं, उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? बीते कुछ सालों में ये केसेस संख्या में बढ़े हैं, आईटी की रेट्स बढ़ी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कन्विक्शन रेट तो इसमें कम है बहुत, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये केसेस सिर्फ जो है विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए हो रहे हैं। मेरे पास आंकड़ा मौजूद है सर, मेरे पास आंकड़ा मौजूद है साल 2019 का। 570 जो केसेस थे, 570 केसेस तो कोर्ट में रिजेक्ट हो गए। सिर्फ 20% का सक्सेस रेट है, 20%। मीनाक्षी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कृपया। और ये आंकड़ा भी दिखा रहे हैं हम साथ ही साथ ईडी का जो ट्रैक कृपा करके बता दीजिए 2014 के पहले कन्विक्शन रेट क्या है और 2014 के बाद कन्विक्शन रेट क्या है। तो आप पाएंगे 2014 के बाद विविध एजेंसियों का कन्विक्शन रेट 2014 के पहले की तुलना में बेटर है। आप कृपा करके मुझे बताइए 2014 के पहले जो मामले दर्ज किए गए सर, आंकड़ा यही है 2014-15 के बाद इन केसेस में उछाल आया है। जो ये एक्टिविटीज हैं आईटी की, ईडी की, ये केसेस बढ़े हैं उसके बाद रेट्स की। यही तो सवाल है आपसे। हाँ, बढ़ेंगे ना, क्योंकि आपराधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के मामले जो नहीं प्रेम शुक्ला जी देखिए, सवाल को घुमाइए मत। सवाल ये है एक्शन बढ़ता है लेकिन कॉन्विक्शन रेट कम है। एक्शन बढ़ा है लेकिन कॉन्विक्शन रेट कम है, यानी कोर्ट में उन केसेस को आप प्रूव नहीं कर पाए। नहीं, कृपा समझ लीजिए, हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट का नहीं। आप कृपा करके मुझे बताइए 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले का जो है, किसी भी मामले को समाप्त करने की दर है 7 वर्ष की। कितनी है? 7 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले के निपटान की समय है। ये अपील कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट अपील कोर्ट है, उसमें भी लगभग यही समय है, और नीचे के कोर्ट में भी लगभग यही समय है। रशीद मसूद के खिलाफ करप्शन केस दर्ज हुआ 1991 में, वो कन्विक्ट हुए 2015 में। तो इसका क्या मतलब है? 24 वर्षों तक क्या उनको निर्दोष मान लिया जाता?
तो कन्विक्शन रेट की हमारी जो प्रक्रिया है, अरे उस प्रक्रिया में विलम्ब लगता है। अरे बदले की भावना आई है नहीं तो बदले की भावना क्या है? अरे साहिल, मैं आपके पास आ रही हूँ। माजिद मेमन जी, एक कमेंट मेरा आपसे, जिनके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के जमाने में तो सीबीआई को पिंजरे का तोता कोर्ट ने कहा था। तो केंद्र में तो जो भी है उसने अपने तरह से इस्तेमाल किया ही है, इसका मतलब कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है। आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है माजिद मेमन साहब की, आपकी आवाज सर हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है जी। साहिल, देखिए तस्वीर जो बड़ी उभरकर सामने आ रही है, पहले बड़े बड़े केसेस में ऐसा दिखाई देता था कि इस तरह के एक्शंस जो होते थे वो दिखाई देते थे, लेकिन अब जिस तरह से बहुत छोटी छोटी घटनाओं में भी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल राजनीतिक इरादों को पूरा करने के लिए होने लगेगा तो फिर देश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, काफी इंटरेस्टिंग केस है दरअसल जिस केस की हम बात कर रहे हैं, और खास करके अगर प्रेम शुक्ला जी जो बात कर रहे थे, अगर प्रेम शुक्ला जी आज दोपहर के सामना के संपादक होते तो शायद उनका आर्ग्यूमेंट कुछ और होता। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी अभी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने साफ कहा है कि मैं कोई ईडी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आप ईडी से पूछिए कि कार्रवाई क्यों हो रही है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वो इस पूरे मामले से एक तरीके से दूर रहना चाहते हैं, वो ज्यादा आरोप इस पर नहीं लगाना चाहते। लेकिन ये जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, इस मामले में ईडी चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईओडब्ल्यू का पीएमसी का मामला चल रहा था, जिसमें ना संजय राउत एक्यूज्ड है ना उनकी पत्नी एक्यूज्ड है। उसकी जांच करते हुए एचडीआईएल की जो सब्सिडियरी कंपनी है, उस कंपनी के अकाउंट्स में ईडी जा घुसी है और वहां से ये 50 लाख के ट्रांजैक्शन की जांच ईडी करना चाहती है। और पिछले जैसे मैंने कहा कि तीसरी बार ये समन्स दिया गया, और इस बार ये जो समन्स है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि मीडिया में इसकी खबर आ गई और इसके वजह से इस पूरे मामले की अब हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो आपने यहां पर उठाया, 2014 के बाद लगातार ईडी का नाम सामने आया है। लगातार कई सारे राजनीतिक नेताओं पर ईडी ने रेड्स की है। हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के विधायकों को लेने के लिए मुंबई आए थे, उनके यहां पर रेड्स हुई। उसके बाद राजस्थान में जब सरकार में भूचाल मची हुई थी, तब अशोक गहलोत के भाई उनके यहां पर रेड्स वहां पर हुई थी। और अब महाराष्ट्र में जब सरकार नहीं हो रही है, तब यहां पर संजय राउत की पत्नी को इस तरीके से समन्स भेजा गया है और उसके पहले प्रताप सरनाइक पर भी उनको भी इस तरीके से समन्स भेजा गया था। अब इसमें दो अलग अलग बातें हैं। क्या ईडी और सेंट्रल एजेंसीज को अपनी जांच करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या सेंट्रल एजेंसीज या किसी भी संस्था को, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको तोता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है क्या? तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने कंगना रनावत केस में देखा, जब बीएमसी में एक ही दिन में उसके घर पर कार्रवाई की और आखिरकार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई दिखती है। ईडी के मामले में भी मुंबई के कई जो पिछले जजमेंट्स हमने देखे हैं, उसमें ईओडब्ल्यू क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना चाहती है, उसमें ईडी ने जाकर क्लोजर रिपोर्ट को अपोज करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि ईडी कोई सुपरवाइजरी एजेंसी नहीं है, दूसरे के मामले में दखलंदाजी करना ईडी को बंद कर देना चाहिए। इस तरीके के जजमेंट भी आए हुए हैं। तो जिसके हाथ में जो एजेंसी है, क्या उसका इस्तेमाल होता है क्या, यह भी यहां पर सवाल उठता है। हमने देखा कि शरद पवार के मामले में शरद पवार ने इसका भरपूर राजनीतिक फायदा उठाया। चुनाव के पहले, बिल्कुल पहले शरद पवार को नोटिस आने वाले थी, उनका नाम एक एक्यूज के तौर पर ईसीआईआर में दर्ज हुआ। उसके बाद शरद पवार ने सब जगह जाकर उस मामले पर सीधे सीधे ईडी को चैलेंज किया। तो जिसकी सरकार उसकी लाठी, उस तरीके से आमतौर पर हमने देश में देखा है। आपने सही इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट ने खुद कहा था कि सीबीआई एक तरीके से तोता बन चुकी है, और यही बात कहीं आगे निकल कर आ रही है, क्योंकि जांच करना और कन्विक्शन करना ये दो अलग बातें हैं। जो कन्विक्शन रेट हम लोग देख रहे हैं, उसको देखकर ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये चूक होती है कि जांच में नाम उछाले जाते हैं, रिपोर्टिंग उसकी काफी होती है, लेकिन जब अदालत में मामला जाता है तब कन्विक्शन क्यों नहीं होता, मामले क्यों धराशायी हो जाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए बार बार ये बात उठ रही है कि आप जांच एजेंसीज को राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। माजिद मेमन साहब, जिस बात का जिक्र देखिए साहिल यहां पर कर रहे थे शरद पवार जी को लेकर, उसी में एक सवाल मैंने भी जोड़ा था कि कांग्रेस के ही जमाने में तो कोर्ट ने यह कहा ना कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, और आज वही कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देखिए, अगर हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं और एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग की बात करते हैं, तो हमें कांग्रेस और बीजेपी के दो हिस्सों में इन्हें नहीं बांटना चाहिए। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो,
अगर दुरुपयोग नजर आता है और आम आदमी का विश्वास डगमगाने लग जाता है, न्याय प्रणाली से डगमगाने लग गया है। हमने देखा कि मोदी की सरकार 2014 से 19 के दरमियान भी आपने देखा कि 2018 में जनवरी में 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान खतरे में है। ये क्यों कहा? इसीलिए कहा कि ईडी, उस वक्त भी तो सीबीआई के डायरेक्टर नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान लड़ाई चली। ये सब मोदी जी की सत्ता में ही तो चला ना। हमारे शुक्ला जी थोड़ा इस पर भी रोशनी डालेंगे कि ये सारी बातें हुई कि अस्थाना वर्सेस नंबर 1 और ईडी में भी अब आपको माजिद मेमन जी, लेकिन यही बात तो माजिद मेमन जी, इसी बात पर तो सवाल उठ रहा है ना सर। देखिए, आप जब केंद्र की सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल मैंने प्रेम शुक्ला जी से लिया। क्योंकि अघाड़ी सरकार में आपका दल है, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि कंगना रनौत अगर नाराज कर देती है उद्धव ठाकरे को और संजय राउत को, तो उनका दफ्तर तोड़वा दिया जाता है। मुझे जरा एक दो मिनट, यहाँ पर भी तो राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल हुआ ना, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। मुझे आप 2 मिनट बोलने दें और उसके बाद फिर मेरे पास वक्त नहीं, मैं चला जाऊंगा, अटेंड करनी है। आप 2 मिनट मुझे बोलने दें। देखिए, कंगना रनौत की मिसाल जो आपने दी है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गलत कार्रवाई की, उस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, तो ये बात में कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा है तो ईडी जहां इस तरह की हरकतें करती है वहां भी तो उन्हें फटकार लगनी चाहिए। जब दुरुपयोग किया जाता है तो चाहे वो नीचे एक छोटे से कॉरपोरेशन के जरिए एक मकान तोड़ने के सिलसिले में हो, या एक सेकंड जरा सब्र करो भाई, जरा सब्र करो, एक मिनट सब्र। नहीं कर रहे हो ना, सब्र नहीं कर रहे हो। मैं पूरे सब्र में हूँ, आप नहीं कर रहे हैं सर। शुक्ला जी, जरा एक बात और सुन लीजिए मेरी, क्या आप ये बताइए कि ये कहाँ तक जायज है? अब चिदम्बरम की बात हुई कि उनके ऊपर रामाक्सेल का आरोप है। मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि चिदम्बरम एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, एक रिस्पेक्टेबल, पूरी दुनिया जानती है ना जिन्हें कि एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन के पेंडिंग रहने के बावजूद कल सुनवाई होने जा रही है, और आज दीवारें छलांग के उनके बंगलों से सीबीआई और ईडी के लोग इस तरह उन्हें जाके पकड़ते हैं जैसे कोई टेररिस्ट। तो उस कार्रवाई को लेकर न्यायालय जी, चलिए समय की कमी है, फटाफट क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए। न्यायालय ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। आप जिस मामले को आप सामने ला, न्यायालय ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। भाई आप लोगों के कार्यकाल में तो लोगों को, निर्दोषों को फंसाकर उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की मैं लिस्ट लेकर बैठूंगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी भी एजेंसी में हस्तक्षेप राजनीतिक हुआ हो, इसका एक उदाहरण नहीं है। लेकिन तो आप ये मान लीजिए ना, उदाहरणों से कोई एक उदाहरण नहीं है किसी भी एजेंसी के कामकाज में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप। आपने रिस्पॉन्ड किया इस पर, लेकिन समय की मेरे पास कमी थी, वक्त एक ब्रेक का है। लेकिन सवाल अंत में यही उठता है कि जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक इरादों के लिए नहीं होना चाहिए, जिस बात का जिक्र देश का सुप्रीम कोर्ट तक कर चुका है। किसानों से सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से खुलता दिखाई दे रहा है। कल किसानों ने सरकार को कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन पहली शर्त अभी भी यही कि तीनों कानून खत्म करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले बात हो। अब सरकार को तय करना है कि किसानों के इस प्रस्ताव का जवाब वो कैसे दे। बत्तीस दिन से न किसान संगठन टस से मस है, न ही सरकार। एक तरफ कानून वापस लेने की सीधी मांग है तो दूसरी तरफ कानून किसी भी हालत में वापस ना लेने की सीधी बात। सवाल ये है कि फिर 29 तारीख को जो बातचीत होनी है उस बातचीत से भी क्या उम्मीद लगाई जाए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नजर से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसान की नजर से अगर देखेंगे, आज देश के अंदर किसान समर्थन कर रहे हैं, तो जो इस बिल के अंदर अच्छी चीजें हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं कि किसानों को आजादी देने वाला बिल है, किसान अपनी मनचाही स्थान पर रेट के ऊपर बेच सकेगा,
तो ये सारी चीजें तो किसान स्वयं मांग कर रहा था। तो उसकी मांगों को लेकर अगर बातचीत होगी तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आएगा। कृषि राज्य मंत्री की बातों से ही साफ संकेत है कि बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग बातचीत करने के लिए आएंगे वो किसान की नजर से बात करेंगे या राजनीति की नजर है, इसमें उन्हें बहुत संदेह है। सरकार पहले से ही ये मानकर चल रही है और अब ये लगातार खुलकर कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। जब भी इस देश में व्यापक सुधार हुए हैं उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। चाहे 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय हुए आर्थिक सुधारों की बात हो या अटल जी की सरकार द्वारा किया गया सुधार हो, उनका लाभ जनता को मिलने में कम से कम कुछ समय लगे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई है। 4-5 साल न सही, कम से कम 2 साल तक इस नए कृषि सुधारों के परिणाम की तो प्रतीक्षा की ही जा सकती है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों के फायदे बताए और इसके बड़े असर के लिए कम से कम 2 साल का इंतजार करने के लिए कहा, जिस तरह से कृषि राज्य मंत्री का बयान आया कि कानूनों पर कांग्रेस और वामपंथियों की राजनीति हो रही है, उसी से यह समझा जा सकता है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी है, वैसे ही जैसे किसान संगठन अड़े हैं। 6वीं बार आप लोग मिलने जाएंगे, फिर एक शर्त रख दी गई किसानों की तरफ से कि पहला एजेंडा होगा कानून वापस करो, तो फिर नई बातचीत का हल कैसे निकलेगा? जब सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठे हो जाए। भाई बातचीत जहां से वे छोड़ कर गए वहां से तो शुरू होगी। कहाँ पे छूटी थी और कहां से शुरू हुई? मैं कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो, यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत क्या आप ये मानते हैं हो सकता है कि सरकार पेशकश करे कि अपनी तरफ से किसानों की तरफ से कमेटी में जो लोग नाम निर्धारित करें उसकी एक कमेटी बन जाए? क्या होगा देखते हैं 2 दिन बाद। किसान संगठन सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किसानों ने थाली बजाकर किया। 30 दिसंबर यानी बातचीत के अगले दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें 4 कंडीशन लगाए हैं। सरकार बोल रही है अनकंडीशनल टॉक करेंगे, लेकिन जो किसान है उनके 4 कंडीशन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है और रिपील करें वो फार्म बिल। आप लोग ये बताइए किस उम्मीद से आए, क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं जो कानून मोदी ने बनाया हमके लिए अच्छे नहीं है और उसको बदलना चाहिए। हमने उसको जिताया और इसे कुर्सी पर बिठाया है। ऐसे में 2 दिन बाद क्या फिर वही हाल होगा जो 32 दिन से 5 दौर की बातचीत में हुआ, या फिर वाकई कोई बात बन पाएगी और इस लंबे टकराव का कोई समाधान निकलेगा? आज तक ब्यूरो। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू में तोड़फोड़ हुई उसके साइड इफेक्ट्स बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी में जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नए अध्यक्ष के लिए नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद भी कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश वाले इस माहौल के बीच जेडीयू के नेताओं की वो बेचैनी और नाराजगी छिपी नहीं। जो बेचैनी और नाराजगी उसे अपने सहयोगी बीजेपी को लेकर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के गिने चुने विधायक टूट गए। 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और जेडीयू के पास 1 विधायक ही रह गया। इससे बिहार में जेडीयू का टेंशन में आना स्वाभाविक है। बीजेपी को लेकर जेडीयू की बेचैनी तो उसी दिन से दिख रही है जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जेडीयू बीजेपी की जूनियर पार्टी बनकर रह गई थी। बीजेपी का एक खेमा बिहार में नीतीश की जगह बीजेपी से ही सीएम बनाना चाहता था। जेडीयू कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने इस पर भी जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। ऐसे बयानों से सीधे संकेत यही है कि जेडीयू बीजेपी को लेकर अब कंफर्टेबल नहीं है। एनडीए विधायक दल ने बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहर्ष चुना है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सफलतापूर्वक बिहार का नेतृत्व संभाल रहे हैं। बिहार की जनता ने 2005 के बाद से ही नीतीश जी का नेतृत्व देखा है। सफलतापूर्वक उन्होंने जिस मुकाम पर बिहार को आगे ले जाने में हम सभी का नेतृत्व किया है वह काबिले तारीफ है। ये बात अलग है कि बीजेपी इस वक्त इन बातों को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती और वो नीतीश कुमार का ही गुणगान कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेडीयू की बेचैनी बढ़ती रही तो क्या गठबंधन में टकराव का कोई रास्ता आगे बन जाएगा, क्योंकि जेडीयू कैंप की नाराजगी तो साफ दिख रही है। जाहिर सी बात है बिहार में अभी नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही बीजेपी और जेडीयू के बीच ये टकराव की स्थिति कुछ शुभ संकेत नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।